न हवा, न खाना, न पानी। धरती से 402 किलोमीटर ऊपर ये इंजीनियरिंग का अब तक का सबसे बड़ा कमाल है। इसके पीछे की इंजीनियरिंग को समझने के लिए हमें इसको खोलना होगा और इसके अंदर झांककर देखना होगा। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन और इसके सुपर स्ट्रक्चर सीक्रेट्स किस तरह हमारी स्पीसीज को दूसरे ग्रहों तक और उनसे भी आगे जाने में मदद करेंगे। सुपर स्ट्रक्चर्स, इंजीनियरिंग मार्वल्स, स्पेस स्टेशन। 1,42,641 करोड़ रुपए की लागत से बना यह ढांचा दुनिया का सबसे अनोखा घर है। इसमें लाखों हाईटेक कंपोनेंट्स हैं। यहां 16 प्रेशराइज्ड मॉड्यूल्स हैं, जिनमें एयर टाइट टनल से जुड़े हुए लिविंग क्वार्टर्स, स्लीपिंग बेज, एक ऑब्जर्वेशन डेक और 6 साइंस लैब्स शामिल है। और बाहर से आने वालों के लिए बहुत सारी पार्किंग भी है, जिनमें रशियन सोयूज कैप्सूल्स और आईएसएस की लाइफ बोट्स के लिए रिजर्व्ड स्पॉट्स भी शामिल हैं, जो किसी भी इमरजेंसी के लिए हमेशा तैयार रहती है। किसी भी दूसरे ढांचे से अलग आईएसएस को अपने एस्ट्रोनॉट्स को हर चीज देनी होती है। ऐसा ना होने पर वो मर जाएंगे। अगर इंसान को अर्थ से दूर अपना ठिकाना बनाना है, तो एस्ट्रोनॉट्स को अपने पर भरोसा रखना होगा। अगर आईएसएस समस्याओं को सुलझा पाया, तो ये साबित हो जाएगा कि इंसान सच में स्पेस में रह सकते हैं। पर इससे पहले कि कोई इसमें रहना शुरू करे, आईएसएस से जुड़े इंजीनियर्स को इसे स्पेस में पहुंचाना है और इसका वजन 4,67,382 किलोग्राम है, यानी लगभग 300 गाड़ियों के बराबर। स्पेस रेस में बहुत कड़े मुकाबले के बाद बात अचानक ही सहयोग पर आ गई। स्पेस में घूम रहे रशियन मॉड्यूल का नाम ज़ारिया यानी सूर्योदय है। इसके बाद पहला अमेरिकन मॉड्यूल, जिसका नाम है यूनिटी, उसे स्पेस शटल एंडेवर के कार्गो बे में रखकर भेजा गया था। लिफ्ट ऑफ फॉर द स्पेस शटल एंडेवर। अब तक यूनिटी स्पेस में 27,358 किलोमीटर पर आवर से ज़ारिया का पीछा कर रहा है, तो सुपर पावर्स के 2 मॉड्यूल्स डॉक होने वाले हैं। सबसे पहले हमें पेलोड बे डोज को खोलना होगा। बदकिस्मती से इससे पहले कि दोनों मॉड्यूल्स को लॉन्च किया जाता, इंजीनियर्स के सामने एक समस्या थी। ओरिजिनली ज़ारिया और यूनिटी दोनों को आईएसएस के लिए डिजाइन नहीं किया गया था। उनके डॉकिंग सिस्टम्स एक दूसरे में फिट नहीं हो रहे थे। तो वो एल शेप्ड लेगो जो उन्होंने बनाया, उसे प्रेशराइज्ड मेटिंग अडेप्टर या पीएमए कहते हैं। न सिर्फ ये अलग शेप्स के हैचेस को अकोमोडेट करता है, साथ ही इसमें एक प्रिसिशन इंजीनियर डॉकिंग रिंग भी होता है, जो एक और मॉड्यूल को अपने साथ जोड़कर उसे परफेक्टली अलाइन कर सकता है। ये एक भरोसेमंद एयरलॉक बनाने के लिए बेहद जरूरी है। ये इम्तिहान की घड़ी है। डॉकिंग रिंग के अंदर के लैचेस ने आखिरकार कनेक्शन बना लिया है और मॉड्यूल्स को पास खींच लिया है। ह्यूस्टन एंडेवर, हमने ज़ारिया को कैप्चर कर लिया है। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन का जन्म हो चुका है। आगे आने वाले 20 सालों में दुनिया भर के इंजीनियर्स इस प्रोजेक्ट में शामिल हुए। उन्होंने अपनी स्पेस लेबोरेटरीज और ज्यादा बड़े लिविंग क्वार्टर्स बनाए, पर उस हर एक मॉड्यूल को अर्थ पर बनाया गया था और उन्हें कामयाबी के साथ स्पेस में लॉन्च करने के लिए पूरी दुनिया के सहयोग की जरूरत होती है। ये आज तक बनाया गया सबसे बड़ा स्पेस स्टेशन है। ये इतना बड़ा है कि इसके सामने टाइम स्क्वायर भी छोटा लगता है। 108 मीटर बाय 73 मीटर वाले इस स्पेस स्टेशन में एक 5 बेडरूम होम से ज्यादा लिविंग स्पेस है।
पर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के बड़े होने के साथ ही एक समस्या भी और बड़ी होती जा रही है। हवा, जो स्पेस में बिल्कुल नहीं है। एक एवरेज अडल्ट को सांस लेने के लिए एक दिन में औसतन 18,184 लीटर हवा चाहिए होती है। उस क्रू के लिए जिसमें 9 लोग हो सकते हैं, आईएसएस को बहुत सारी हवा सप्लाई करनी होगी और वो उन खिड़कियों के अंदर आने वाली नहीं है। अर्थ के एटमॉस्फेयर से बाहर मौजूद इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन एस्ट्रोनॉट्स को वो सब देता है जो जिंदा रहने के लिए चाहिए होता है, और उनमें सांस लेने लायक हवा लिस्ट में सबसे ऊपर है। जरूरत पड़ने पर रॉकेट से ऑक्सीजन की इमरजेंसी सप्लाई ऊपर भेजी जा सकती है। टेक्नोलॉजी में आए सुधारों के बाद अब एक स्पेसक्राफ्ट 6 घंटे में आईएसएस तक पहुंच सकता है, बशर्ते सब कुछ प्लान के हिसाब से चले। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन इंसान की बनाई वो सबसे बड़ी चीज है जो धरती के चक्कर लगाती है। उसकी चक्कर लगाने की रफ्तार 8 किलोमीटर प्रति सेकंड है और उसमें बैठकर आपको बिल्कुल पता नहीं चलेगा। अगर आईएसएस धरती के और पास होता तो हमें एहसास होता उसकी रफ्तार कितनी ज्यादा और खतरनाक है। वो यूएस को कोस्ट टू कोस्ट सिर्फ 10 मिनट में क्रॉस कर लेता और एक साल में धरती के 5,500 से भी ज्यादा चक्कर लगा लेता। असल में उसकी स्पीड है तकरीबन 26,000 किलोमीटर प्रति घंटा। धरती पर तो रफ्तार खतरनाक हो ही सकती है, पर स्पेस में आईएसएस का इतनी तेज रफ्तार पर किसी चीज से टकराना सब कुछ खत्म कर देगा। 23 मार्च 2012 मिशन कंट्रोल क्रू को रेडियो करता है। और रिलेटिव वेलोसिटी, उसके बारे में कोई अंदाजा? चेक कर रहे हैं। कोई चीज सीधी स्पेस स्टेशन की तरफ बढ़ रही है। स्पेस के मलबे के इस हिस्से तक पहुंचने में हमें लगभग 11 मिनट लगेंगे। कोई नहीं जानता है कि ये चीज कितनी बड़ी है। को स्पेस स्टेशन को टक्कर के लिए तैयार करना होगा। वो दिख रहा है? हाँ। ओ, हाँ। ऐसे में आप स्टेशन के हर एक हैच को बंद करते हैं, जिसमें लगभग 45 मिनट लगते हैं। और किस दिशा से? पता नहीं, अभी कुछ कह नहीं सकते। हैचेस प्रेशर में अचानक आई कमी को झेल सकते हैं, जो हल को नुकसान पहुंचने से आ सकती है। Coming up on the 6-minute mark. अगर कोई पंक्चर हुआ तो हवा की कमी से बहुत खतरनाक हालात पैदा हो जाएंगे। क्लोजेस्ट अप्रोच के टाइम तक 3 मिनट मार्क पर आ रहे हैं। क्रू कोई चांस नहीं ले रहा है। वो एस्केप व्हीकल्स में पहुंचते हैं। खुशकिस्मती से इस बार बाल बाल बचे, पर आईएसएस किस्मत के भरोसे नहीं रह सकता है। नासा ने 5 लाख से भी ज्यादा ऐसे ऑर्बिटिंग ऑब्जेक्ट्स की पहचान की है जो स्पेस स्टेशन के हल को नुकसान पहुंचा सकते हैं। अच्छी बात यह है कि हम उन ज्यादातर बड़ी चीजों को ट्रैक कर सकते हैं जो हमें नुकसान पहुंचा सकती हैं, पर वहां कुछ ऐसी चीजें भी हैं जो इतनी छोटी हैं कि उन्हें ट्रैक करना मुश्किल होता है। ज्यादातर मलबे छोटे होते हैं, पर यहाँ तक कि लगभग 1.5 सेंटीमीटर तक का पेंट का टुकड़ा भी 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से क्रैश हो रही मोटरसाइकिल जितना नुकसान पहुंचा सकता है। अगर आईएसएस को बचे रहना है तो उसमें इन टक्करों से बचने की क्षमता होनी ही चाहिए। बाहर की दीवार एल्यूमिनियम की 0.25 सेंटीमीटर पतली शीट से बनी होती है। उसके बाद वोवन मटेरियल की एक ब्लैंकेट होती है और उसके बाद एल्यूमिनियम की एक और पतली दीवार। ऐसा लगता है कि ये आईएसएस को एक सीधी टक्कर से बचाने के हिसाब से बहुत नाजुक है। जब आईएसएस से एक तेज रफ्तार माइक्रो मीटेरॉइड टकराता है तो वो इसकी बाहर की दीवार से टकराकर छोटे टुकड़ों में बिखर जाता है। कुछ टुकड़े एल्यूमिनियम की पहली लेयर से आगे निकल जाते हैं, जो इनकी एनर्जी कम कर देती है। उसके बाद केवलार और नेक्सटेल की लेयर्स होती हैं। ये वो सेरामिक फाइबर्स हैं जो कुछ मेटल से ज्यादा मजबूत होती हैं। वो टुकड़े इस ब्लैंकेट से टकराने के बाद और छोटे हो जाते हैं
और उनमें हल के अंदर घुसने के लायक एनर्जी नहीं बचती है। विपल शील्ड ने 20 साल से भी ज्यादा से स्पेस स्टेशन को माइक्रोमीटेरॉइड से बचाया है, पर वो उनसे बड़ी चीजों के सामने बेअसर साबित होती है। अगर पता चले कि कोई बड़ी चीज टकराने वाली है, तो फिर एक ही रास्ता होता है, आईएसएस को उसके रास्ते से हटा देना। स्पेस कमांड ऑर्बिट में मौजूद स्पेस के ज्यादातर मलबे पर नजर रखता है। वो यहाँ नासा में हमारे मिशन कंट्रोल को जानकारी देता है। हम उसको देखते हैं और मलबे के लिए हमारे पास एक ग्रीन जोन, येलो जोन और रेड जोन होता है। वो ऑब्जेक्ट्स जो रेड जोन में आते हैं, उनके आईएसएस से टकराने के चांसेस 10,000 में से शायद एक होते हैं और इसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। छोटे थ्रस्टर्स आईएसएस की ट्रैजेक्टरी को बदल सकते हैं, पर उन्हें इस्तेमाल करना बहुत महंगा पड़ता है। वो सब धरती से भेजा जाता है और प्रोपेलेंट को भेजने का खर्च लगभग 15 लाख रुपए प्रति किलोग्राम पड़ता है। ये बात इंजीनियर्स के सामने एक नई चुनौती पेश करती है। अर्थ पर स्टेशन की निर्भरता को कम कैसे किया जाए? आईएसएस तब तक आत्मनिर्भर नहीं हो सकेगा जब तक हिलने के लिए थ्रस्टर्स के भरोसे रहेगा। इसके सेंटर में छुपे एक क्लेवर ट्रिक की वजह से ऐसी नौबत नहीं आएगी।